नमस्कार। विज्ञान वो दीप है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। विज्ञान प्रभा के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम उस अद्भुत दुनिया की बात कर रहे हैं जिसे वर्तमान में वैज्ञानिक भविष्य का विज्ञान कहते हैं, यानी क्वांटम तकनीक या क्वांटम टेक्नोलॉजी। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर भी हो सकता है जो वर्तमान के सबसे तेज़ कंप्यूटर से लाखों गुना तेज़ कार्य करता हो, या कोई ऐसा संचार तंत्र हो सकता है जो कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। ये विज्ञान की कोई फंतासी नहीं है, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सच है। और आज इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं श्री संजीव कुमार वार्ष्णेय। श्री संजीव कुमार वार्ष्णेय भूतपूर्व सलाहकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग प्रमुख हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आप सभी को। हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सरल भाषा में क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, ये एक उभरती हुई विधा है। इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आजकल जो नई विज्ञान है उसमें हम छोटे से छोटे स्तर पर उसके अंश को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो अभी तक का छोटा सा संदर्भ होता था जिसको हम बोलते थे मैटर, या अंग्रेजी में अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मॉलिक्यूल कई सारे एटम का बना होता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम उसके भी अंदर घुसने की बात कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर व्यवस्था में कुछ अंतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक कण हैं हमारे, उन पर अपना कंट्रोल कर फिजिक्स के जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मैकेनिक्स के, उनके द्वारा हम जो नई विज्ञान दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश बहुत पुरानी है, लेकिन भारत में इसका प्रभाव हमें पिछले कुछ 10 सालों में ही देखने को मिला है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पारंपरिक टेक्नोलॉजी है और ये क्वांटम टेक्नोलॉजी है, इसमें मूलभूत अंतर क्या है? नहीं, जैसा मैंने अभी अभी आपसे कहा, प्राथमिक जो अधिकतर हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मोटे तौर पर एक सिद्धांत पर काम करती हैं। यहाँ पर हम कणों को छेड़कर, उनको नियंत्रित करके, उनको एक निर्धारित दिशा और गति में डालकर अपने कार्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मूल अंतर है जो कि क्वांटम को थोड़ा सा अलग बनाता है। और निश्चित तौर पर जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं और क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो बहुत अंतर हमें दिखाई देता है, और इस अंतर को लेकर ये दो तकनीकें हैं। और जो अंतर आपने बताया वास्तव में ये मूलभूत अंतर है, और इसके बाद हम बहुत तेज़ी से क्रांतिकारी परिवर्तन विज्ञान के क्षेत्र में देख सकते हैं। अब हम क्वांटम सेंसिंग की बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, तो हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझाएं। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम पर चलता है, जिसको हम गणित में कहते हैं वो 1 या 0। तो बाइनरी सिस्टम होता है। 1 का मतलब है और 0 का मतलब नहीं है, यानी कि लॉजिक। तो कंप्यूटर हर चीज़ को एक लॉजिकल बेसिस पे प्रोसेस करता है। तो जब हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो फिर जब कंप्यूटर को हमने गति देने की कोशिश की तो हमने सबसे पहले लिया पैरेलल कंप्यूटिंग, कि एक साथ खूब सारे कंप्यूटर मिलके किसी भी प्रश्न को तेज़ी से हल कर सकें। तो उसको हमने कहा सुपर कंप्यूटर। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो प्राथमिक कण हैं उनको कैसे हम नियंत्रित कर सकें और कैसे हम ज़्यादा सुरक्षित कर सकें। तो गति पर भी ध्यान है, सुरक्षा पर भी ध्यान है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे टारगेट एरिया हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़े। तो यहाँ मैं आपको कहूँगा कि एक और नई टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत ही प्रचलित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मूलभूत अंतर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे पहला डाटा होता है वो ह्यूमन डाटा होता है, क्योंकि आदमी अपने हिसाब से उसको देता है।
लेकिन एक बार मशीन बहुत सारे डाटा को जब प्रोसेस करना शुरू करती है तो अपना काम शुरू करती है। तो वो मशीन का लर्निंग प्रोसेस भी है और मशीन का एक एवरेज वैल्यू देने का प्रकरण भी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, जो आपने शुरू में भी कहा, सुरक्षा की, हम बात कर रहे हैं गति की, हम बात कर रहे हैं कि फास्टर प्रोसेसिंग की, कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी किसी निर्णय पर पहुंच सकें। तो ये एक मूलभूत अंतर। जी, आपने बताया कि ये बहुत कोई प्राचीन विधा नहीं है, ये नवीनतम शाखा है विज्ञान की और बहुत पुरानी नहीं है। जैसे आपने कहा कि 10 वर्षों से इस पर तेजी से कार्य हुआ। 10 वर्षों से भारत में कार्य हुआ है। हाँ जी। तो इसकी शुरुआत भारत में कैसे और कब हुई, और भारत में यदि हम इस क्षेत्र में शोध की बात करें तो वो कौन से प्रमुख संस्थान हैं जो शोध कार्य को गति दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान में सबसे पहले जब भी हम कोई नई विधा की बात करते हैं, जैसे अरस्तु ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है या सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। तो काफ़ी वर्ष लगे ये समझाने में कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। फिर समझ में आया सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बहुत सारे प्लैनेट हैं जो इसमें घूमते हैं। ठीक यही क्वांटम के साथ हुआ है। सन 1925 में जुलाई के महीने में पहली बार क्वांटम शब्द का प्रयोग किया गया, और अब जब हम उसकी 100वीं साल मना रहे हैं 2025 में, तो इस वर्ष को यूनेस्को ने और अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी ने मिलकर क्वांटम वर्ष का खिताब दिया है। तो हम विज्ञान की दुनिया में 2025 को क्वांटम के रूप में मना रहे हैं, और हमारी बहुत कोशिश है कि इसमें हम आगे बढ़ें। जो आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन कौन से संस्थान यहाँ काम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा 3 तरह के संस्थान काम कर रहे हैं। एक जो एकेडमिक संस्थान है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत कम काम हुआ है, लेकिन आईआईटी रुड़की ने ये शुरू कर दिया है। तो ये एक उभरती हुई विधा है। तो ये एक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है, और हमें ये लगता है कि ये स्टार्टअप एक नई दिशा प्रदान करेंगे, क्योंकि जो भारत सरकार के कार्यक्रम है, हम अपने विद्यार्थियों को स्टार्टअप की ओर प्रेरित कर रहे हैं, और ये क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी सारे स्टार्टअप आ गए। इसके अलावा जो भारत में इस विधा को बहुत स्थापित करने के लिए और बहुत डिमांड में है, वो है यहाँ पर मल्टीनेशनल्स, जैसे IBM। तो IBM जो है काफ़ी बड़े स्तर पर क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी और भी कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल हैं। तो ये भी अपना उनका, क्योंकि भारत के अंदर बेस है और काफ़ी वो उस पर काम करते हैं। तो 3 तरह के क्षेत्र जहाँ तक मैं समझता हूँ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज़, ये तीनों ही क्वांटम में प्रवेश कर चुके हैं, और काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। जी, तो वार्ष्णेय जी, जैसे ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है और विभिन्न देश इसमें कार्य कर रहे हैं। जो विकसित राष्ट्र हैं वो इसमें काफ़ी आगे हैं, और जैसे आपने कहा कि हमें अभी 10 वर्ष हुए हैं इस क्षेत्र में पदार्पण किए हुए। तो ये बताएं कि भारत यदि देखें तो इस दौड़ में कहाँ पर है? क्या कुछ सरकारी स्तर पर भी कार्य हो रहे हैं? जैसे आपने स्टार्टअप्स की बात की, कुछ हमारे सरकारी संस्थान भी काम कर रहे हैं। क्या कोई मिशन भी आरंभ किया गया है? जी, सन 2017 में इस विषय में पहली बार सोचा गया, और सन 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लाने की बात सोची, और सन 2023 में इसको विधिवत रूप से लॉन्च कर दिया गया। तो भारत सरकार ने इस पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। आइडिया ये है कि हम कुछ एजुकेशनल संस्थानों को आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ पर हम उनसे कहेंगे कि भाई बच्चों को भी तैयार करो, क्षेत्र की समस्याओं को भी सुनो, समस्याओं का हल करके इंडस्ट्री को भी दो। तो ये एक नई अप्रोच है जिसको हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। तो ये हब्स जो है
एंड टू एंड काम करेंगे। तो ये ह्यूमन रिसोर्स भी तैयार करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारी ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स की। ये तैयार करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें बहुत सारे हार्डवेयर की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंडस्ट्री को भी देंगे कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ये हमारी टेक्नोलॉजी जाए, ताकि हम और भी ज़्यादा स्टार्टअप और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इसमें लेके आ सकें। जी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि हम जो छात्र हैं और युवा हैं उसको इस विषय की तरफ प्रेरित करें, उनका जो रुझान है इस तरफ हो, इस तरह के प्रयास होने चाहिए। तो क्या भारत सरकार ऐसा कुछ कर रही है? नहीं, जैसा मैंने बताया, नेशनल क्वांटम मिशन में पढ़ाई और शोध, एजुकेशन एंड रिसर्च दोनों के ऊपर ही इस विषय में काफ़ी जोर दिया गया है। और इस समय देश भर के सिर्फ अगर मैं कहूँ मोटे मोटे रूप से तो 10-12 संस्थान ही काम कर रहे हैं। अब हमारे देश में अगर आप देखें तो लगभग 3,500 यूनिवर्सिटी हैं। उसके अलावा करीब 2-3 हज़ार वैज्ञानिक संस्थान हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 10-12 संस्थान काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये प्रारंभिक दौर है और हमें काफ़ी बड़े स्तर पर ये काम करना है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, जो पिछली नई टेक्नोलॉजी आई थी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपने देखा होगा किस तरह से ये बड़ी है। मैं आपको एक और नंबर देना चाहता हूँ कि सन 1990 में जब आईटी का बूम शुरू हुआ था, तब भारत में एक साल में 20,000 इंजीनियर पैदा होते थे, नए तैयार होते थे। अगले 10 सालों में ये संख्या 1 लाख हो गई। आज लगभग 15 लाख इंजीनियर हमारे पास हर साल तैयार होते हैं। तो अब ये युवा पौध जो हमारे पास है, उनको कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी में काम करना है, ताकि वो न केवल अपनी बढ़ोतरी कर सके बल्कि देश को भी आगे ले जा सके। तो यदि हम एक आम आदमी के जीवन में इस तकनीक से आने वाले बदलावों की बात करें, जैसे कहा जा रहा है कि क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, तो वो कौन से परिवर्तन है जिससे कि एक आम आदमी का जीवन प्रभावित हो सकता है? देखिए, मतलब सुनने में थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, जो कि हम में से लगभग हर कोई जाता है, तो चाहे वो एमआरआई हो या लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, उसमें बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं। क्योंकि पहले जो हम देखते थे पिक्चर, अब उसको हम काफ़ी बड़ा साइज में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम एग्जैक्ट टिश्यू को फोकस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती थी, टीबी जिसको आमतौर पर हम बोलते हैं, तो उसमें क्वांटम डॉट्स की ट्रीटमेंट किस टिश्यू को देना है, हम उसकी बात करते हैं। हम फास्टर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी जितना हम कम्युनिकेट कर पाएँ। तो फास्टर प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। जो पहले एक आम कंप्यूटर मान लीजिए 1 दिन में प्रोसेस करेगा, उसको हम चाहते हैं कि वो 10 मिनट में प्रोसेस हो जाए जी। तो साथ में जो आपने शुरू में कहा, हैकिंग ना हो, तो सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है। तो सिक्योरिटी पर कोई हमला ना हो, वो एक हम बात करना चाहते हैं। हम इसको डिफेंस में ले जाना चाहते हैं, ताकि क्वांटम सेंसिंग के माध्यम से हम देख सकें एक बड़े स्तर पर कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या कुछ अचानक से कोई टर्बुलेंस आ रहा है, कुछ नई एक्टिविटी हो रही है, तो हम वो देख सकते हैं। हम इसको इंडस्ट्री में ले जा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, उसमें जो आज की तारीख में हमारे नए सॉल्यूशंस, नए मिक्सचर्स बनाने का प्रोसेस है, उसको हम माइन्यूटेस्ट लेवल पर, टिश्यू मतलब एलिमेंटल लेवल पर कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बदलाव बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। हालांकि हमें देखने में ऐसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे अब आप मान लीजिए आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास पहले के मुकाबले में आज बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके किस टिश्यू को उन्होंने एड्रेस करना है, कहाँ करना है। और बात चल रही है दवाइयों की, अगर हम बात करें तो हम पहले कहते थे कि भाई आपको कुछ तकलीफ़ हुई, आपने एक दवाई खा ली, उसके बाद में ये पता चला एक दवाई जो आपको सूट करती है वो मेरे को सूट नहीं करती है। तो हमने बात किया पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की, कि भाई
किसको क्या सूट करता है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि किस टिश्यू पर बीमारी है, सिर्फ उस टिश्यू पर वो दवाई जानी चाहिए। जी, हम न्यूक्लियर ड्रग्स की बात कर रहे हैं। जी, न्यूक्लियर ड्रग, पर्सनलाइज्ड ड्रग, आप कुछ भी उसको नाम दें। मेरा कहने वाला ये है कि अब हम बहुत ही ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड होते जा रहे हैं और हमें ये पता चल रहा है इन नई विधाओं से कि जो हम अपने शरीर की संरचना देखते हैं या किसी दूसरी चीज़ की संरचना देखते हैं तो वो बहुत ही प्राथमिक लेवल पर, प्राथमिक करणों तक हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आगे भी ले जा सकते हैं। जी, अब उत्तराखंड की बात करते हैं। आपने आरंभ में ही हमें बताया कि बहुत कम संस्थानों में ये कार्य चल रहा है और उत्तराखंड में आपने IIT रुड़की की बात की। तो उत्तराखंड में इसकी क्या संभावनाएं हैं भविष्य में और क्या चुनौतियां हमारे सामने? देखिए, संभावनाएं तो बहुत हैं, क्योंकि अगर ये विश्व में कहीं हो सकता है, भारत में कहीं हो सकता है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता। तो हमारे पास सभी चीज़ें हैं, मशीनें भी हैं, कार्य करने के लिए युवा वर्ग भी है। एक दिशा निर्देश की ज़रूरत है, एक कहीं से एक इनिशियल एक्साइटमेंट अगर हमें मिल जाए। हालांकि जैसे मान लीजिए अभी दक्षिण में या पश्चिम में जो बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, अगर उनमें से कोई यहाँ आकर कोई इंडस्ट्री शुरू कर सकता है, स्टार्टअप शुरू कर सकता है, यहाँ के संस्थान भी धीमे धीमे अपने फिजिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यक्रमों में क्वांटम को लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी वो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है। लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आज के बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ऐसे ही क्वांटम साइंस भी पढ़ेंगे। भारत सरकार की ओर से, AICTE की ओर से इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और संस्थानों से कहा गया है कि भाई वो एक डेडिकेटेड मास्टर लेवल कोर्स इसमें बनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है, कल मैंने काफ़ी सारे विश्वविद्यालय से उत्तराखंड के से बात किया, मुझे बहुत निराशा हुई कि आज की तारीख में एक रेगुलर प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्दी संस्थान इसके लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हमारे संस्थानों में इस तरह का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं। जी, और चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं? नहीं, और चुनौती कोई बड़ी चुनौती ऐसा मुझे नहीं लगता कि है, सिर्फ मन बनाने की बात है। एक बार मन बन जाएगा, कोर्स शुरू होंगे, लोगों को लगने लगेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी काम जब अपनी एक्सपेक्टेशन से, जैसे पहले ट्रेन रिजर्वेशन के लिए हम जो है स्टेशन जाके बुक करते थे, आज अपने घर से बुक करते हैं, तो हमें पता है कि ये एक फ़ायदा हुआ। ठीक उसी तरीके से जब हमें क्वांटम के रिजल्ट्स महसूस होने लगेंगे तो हमें लगेगा ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। समय लगेगा, थोड़ा सा टॉप लेवल पर एक पॉलिटिकल डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर उत्तराखंड सरकार किसी संस्थान को या किसी कंपनी को निर्देश देती है कि भाई आप यहाँ पर काम कीजिए, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन अभी जो मुझे लगा है कि IIT रुड़की ने एक छोटा सा इलेक्टिव शुरू किया है, देहरादून में UPES में भी थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम है, बट एक फुल फ्लैश प्रोग्राम आने के लिए अभी हमारे संस्थान तैयार नहीं हैं। और उसकी शायद मेन कारण ये है कि जो इस समय लोग क्वांटम में इन्वॉल्व हैं वो पूरी तरह क्वांटम में नहीं है, उनका प्राइमरी इंटरेस्ट दूसरा है, क्वांटम सेकेंडरी है। लेकिन जो हमने क्वांटम मिशन शुरू किया है, जो संस्थान अभी 10 संस्थान है जहाँ पर ये पाठ्यक्रम चल रहा है, जब उनसे बच्चे निकल के आएंगे तो वो जो है क्या कहते हैं, इस विधा को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड के विश्वविद्यालय के प्रशासकों से ये निवेदन करूंगा कि क्योंकि क्वांटम में असीम संभावना है और क्योंकि भारत सरकार ने भी मन बनाया है, इसमें काफ़ी बड़ा निवेश किया है, 8,000 करोड़ रुपए 8 साल के लिए, तो ये काफ़ी बड़ा निवेश है, संभावनाएं असीम हैं और हमें इन संभावनाओं का पूरा लाभ लेना चाहिए। प्रौद्योगिकी का सीधा संबंध रोजगार से होना चाहिए और तभी युवा उसकी तरफ आकर्षित भी होंगे। जी। आपको क्या लगता है कि इससे रोजगार बढ़ेंगे या कम होंगे? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है
जैसे जब कंप्यूटर आए थे तब लोगों के दिल में बड़ा डर था कि भाई कंप्यूटर ही सारा काम कर देंगे तो हम क्या करेंगे। फिर अभी रिसेंट पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, तब फिर से एक सवाल आया। देखिए, मशीन का काम सिर्फ वो काम करना है जिसके लिए उसको निर्देश दिया गया है। मशीन दिमाग नहीं लड़ाती। मशीन जो है हमेशा एक डायरेक्टेड वर्क करती है। अगर हमें ये देखना है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मेन अंतर है, हमारे पास भावनाएं होती हैं, हमारे पास विवेक भी है। विवेक भी है, मशीन के पास वो दोनों नहीं है। तो क्वांटम की दुनिया में ऐसा नहीं है कि रोजगार कम होंगे, बल्कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि नए नए क्वांटम एप्लीकेशन हम विकसित कर रहे हैं और ये नए एप्लीकेशंस हमें क्वांटम साइंस के माध्यम से हमारी तरह तरह की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। और संभावनाएं, मतलब जहाँ तक रोजगार की संभावनाएं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं युवाओं से ये आग्रह करूँगा कि इस विधा को समझें। स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप करें। स्टार्टअप शुरू नहीं करना चाहते तो जो अभी हमारी इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है इस फील्ड में, वहाँ काम करना सीखें और उस काम को आगे बढ़ाएं। उद्देश्य ये होना चाहिए किसी भी नई टेक्नोलॉजी का कि मानवता को कैसे उसकी मदद मिल सकती है। दूसरा, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड हमारा जो है, हालांकि हम इसे देवभूमि कहते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आती हैं, तो ईश्वर हमारा टेस्ट लेते रहते हैं। क्वांटम सेंसिंग से हम इस बात को देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ कुछ होने वाला है, और हम एक प्री अलर्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ जो वहाँ हो रही हैं वो हम सरकार को दे सकते हैं, वहाँ के लोगों को दे सकते हैं। ये हम कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारी एक तकलीफ़ है कि बहुत सारी हमारी आबादी पहाड़ी इलाकों में रहती है, दूर दराज इलाकों में रहती है, जिसको यहाँ आने में तकलीफ़ होती है। मतलब जैसे अगर मेरे को ब्लड टेस्ट कराना होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, 1 घंटे में फ्री होकर घर आ जाऊँगा, लेकिन जो पहाड़ पर रहता है उसको आने के लिए पूरा दिन चाहिए। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक फास्टर कम्युनिकेशन हो, वहाँ एक कलेक्शन हाउस अगर हम क्रिएट कर सकें और वो सिर्फ डाटा हमें दे, टेस्टिंग यहाँ हो, इन्फॉर्म हम वहाँ करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हम कर सकते हैं, दूर दराज के इलाकों को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका एक गहन प्रयोग हो सकता है। आपने आपदाओं की बात की, और रक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि अगर हमें अपनी बाउंड्रीज देखनी है, या जैसे मैंने आपको बताया कि हमें वाइब्रेशंस देखनी है या कोई नेचुरल एक्टिविटी देखनी है, तो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं जी वार्ष्णेय जी। तो क्लाइमेट चेंज के जो दुष्प्रभाव हैं उनका आकलन भी इस तकनीक के माध्यम से बेहतर ढंग से किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि सेंसिंग पावर क्वांटम में बहुत ज़्यादा है। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे पहले हमारा एक सीजन होता था कि बुआई का सीजन है, फिर कटाई का सीजन है, रुपाई का, कटाई का, अब उनका जो समय है वो बदल गया है। पहले अगर मान लीजिए हम जुलाई में करते थे कुछ काम, या मतलब अप्रैल मई में, जैसे मान लो गेहूं की फसल लगाते थे और मई जून में हम देखते थे कि वो लहल आ रही है, लेकिन अब उतनी गर्मी वहाँ नहीं पड़ रही है। अब गर्मी पड़ रही है मई जून जुलाई में। तो ये थोड़ा सा हमें ये देखना है कि जो हमारी फसल को प्राकृतिक पैरामीटर्स चाहिए वो कब हमें उपलब्ध होंगे, और कैसे हम अपने किसानों को बता सकें कि भाई जलवायु परिवर्तन की वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी खिसक गई हैं, और खिसकने के साथ ये कहाँ आ गई हैं, तो ये उनको काफ़ी हेल्प होगा। जी, विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रभाव देखा जाएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को किस तरह से ये प्रभावित कर सकती है ये तकनीक? क्योंकि ये क्वांटम साइंस जो है, क्वांटम टेक्नोलॉजी एक बड़े रूप में नई इकोनॉमी को तैयार करेगा, नई इंडस्ट्री को तैयार करेगा, और क्योंकि नई इंडस्ट्री आएगी तो वो ऑब्वियसली इकोनॉमी पर असर लेके आएगी, और ऐसी कोई क्षेत्र नहीं रहेगा जहाँ क्वांटम एप्लीकेशन नहीं होंगे। क्योंकि अभी ये नई है तो आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं बार बार आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाना चाहूँगा। आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस एक अपनी साइंस है, लेकिन जब उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वो हेल्थ सेक्टर में भी है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, वो वेदर सेक्टर में भी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी। आप जहाँ उसको लगाना चाहें तो, क्योंकि उसमें उस टेक्नोलॉजी में क्या है, मशीन के पास ढेर सारा डाटा है। वो डाटा ना केवल हमारा है बल्कि दुनिया के असीम कंप्यूटरों का क्यूमुलेटिव डाटा है, और उसके बेसिस पर वो एक एवरेज रिजल्ट देती है। और वो, क्योंकि जैसे हम पहले कहते थे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का अपना अनुभव होता था, अब मशीन के पास कई गुना ज़्यादा उसी तरह के केस हैं, तो डॉक्टर फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर, मशीन आपको एवरेज ओपिनियन दे रही है, डॉक्टर आपके शरीर को देखेगा, वो पर्सनलाइज ओपिनियन देगा। तो मशीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग खाली डॉक्टर को हेल्प करने के लिए है। ठीक इसी तरीके से क्वांटम में इसके एप्लीकेशन लगभग हर क्षेत्र में होंगे, और हर क्षेत्र में ये इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। और जैसे आज हम कहते हैं कि आज छोटे से छोटे आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाइए, वहाँ भी एक कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर रखा हुआ है, वो आपका सारा डाटा मेंटेन करता है, कौन सा आइटम कहाँ है, कितना ख़त्म हो गया, कौन सा ज़्यादा बिका, कौन सा कम बिका। तो दुकानदार को एनालिसिस कंप्यूटर के माध्यम से मिल जाती है। अब क्वांटम जब आएगा तो ये प्रोसेसेस और भी फास्ट होंगे। जी, हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है इस देश में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है। तो भविष्य में यदि हम इस दिशा में, ख़ास तौर से क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हमें कौन से कदम उठाने होंगे? देखिए, हमें जो इस समय हमारे चैलेंज हैं वो कई तरह के चैलेंज हैं। एक तो हमने बात किया कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो विद्यार्थी हैं या ट्रेन टीचर्स हैं, वो बहुत कम हैं। तो सबसे पहले तो हमें ह्यूमन रिसोर्स अपना तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है कि हम भारत के हर संस्थान को एक क्वांटम कंप्यूटर दे सकें, उतना अभी रिसोर्सेज हमारे पास नहीं। हार्डवेयर की कमी है, सॉफ्टवेयर की भी कमी है, तो वो भी हमें देखना है कि कैसे हम उसको। उसके बाद आता है कि हमें एप्लीकेशंस बनाने हैं। तो भारत सरकार क्या कर रही है कि हम दुनिया के उन देशों के साथ जो इस विधा में बहुत आगे हैं, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, रूस है, उन सभी के साथ सहयोग कर रहे हैं। उस सहयोग का फ़ायदा क्या होगा कि हमारे वैज्ञानिक उनके संस्थानों में जाके काम कर सकते हैं, उनकी मशीनों को समझ सकते हैं, और हम अपने यहाँ मशीन जब बनाएं तो हम उसमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट पैरामीटर्स लेके अपनी मशीन्स को बनाएं। तो आत्मनिर्भर बनने की हमारी ये कोशिश है। क्वांटम मिशन 2031 तक है, और ये आशा की जाती है कि जब 2031 होगा तो भारत के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा क्वांटम में आगे बढ़ने के लिए। जी, हम कह सकते हैं कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, और असीम संभावनाएं भारत के पास है। एक युवा वर्ग है जो आगे आना चाहता है। हमने पूर्व में भी दिखाया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नई तकनीक को अपनाने के लिए हम तेज़ी से अग्रसर हो सकते हैं। तो संजीव कुमार वार्ष्णेय जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और क्वांटम टेक्नोलॉजी के विषय में बहुत ही विस्तार से और बहुत सरल तरीके से आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने जाना कि ये एक ऐसी अदृश्य और अति सूक्ष्म स्तर पर काम करने वाली तकनीक है जिसके जो परिणाम है बहुत ही क्रांतिकारी और दूरगामी होंगे। ये भविष्य की एक रूपरेखा है। ये जो विज्ञान है ये भारत के भविष्य का द्वार है। यदि इस क्षेत्र में हम निवेश करते हैं, ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में, तो हम निश्चित तौर पर विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और ये एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा देश को आगे ले जाने के लिए। हमें क्वांटम तकनीक को अपनाना होगा और युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करना होगा। विज्ञान प्रभा के आज के अंक में बस यहीं तक। अगले कार्यक्रम में किसी नए विषय के साथ दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।